हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 11 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 इस्लाम को उदय और विस्तार एंड चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग, जो कि दोस्तों टर्म 1 के सिलेबस में आ रहे हैं दोनों चैप्टर। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने टर्म 1 के जो और सिलेबस है उसको कवर कर लिया। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो टोटल वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है, इन्हीं में से दोस्तों आपके पेपर आने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप सभी पता है कल है हिस्ट्री का पेपर, तो इस लिहाज से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर का सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पैगम्बर मोहम्मद साहब का संबंध किस कबीले से था। तो दोस्तों पैगम्बर मोहम्मद साहब का संबंध था कुरैश कबीले से। यहाँ 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये जो पैगम्बर मोहम्मद साहब थे वो कुरैश कबीले से थे। और इन्होंने पैगम्बर मोहम्मद साहब ने एक कैसे समाज की स्थापना की थी, जिसे उम्मा समाज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अरब कबीले के संगठन का आधार क्या था। तो अरब कबीले के संगठन का आधार क्या था। बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत साहस, उदारता। तो उपरोक्त सब यानी अरब कबीले के जो संगठन उसका आधार उपरोक्त सभी थे। और बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत साथ, उदारता को देखकर ही उसे शेख का जो चयन किया जाता था, जो कबीले का सरदार कहलाता था दोस्तों। ठीक है, ठीक है। जिसमें यानी आप कहें तो अरब कबीला जो है वंशों से बना होता था, और जो बड़े परिवारों का एक समूह होता था, और प्रत्येक कबीले का जो नेतृत्व होता था एक शेख के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग क्या कहलाए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग मुसलमान कहलाए। जैसे आप सभी को पता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने 612 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया था। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर जाना पड़ा। तो 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब अपने अनुयायी के साथ मक्का छोड़कर कहाँ गए, मदीना गए। क्योंकि मक्का में वहाँ के जो समृद्ध लोग थे उनका विरोध कर रहे थे पैगंबर मोहम्मद साहब का। ठीक, और इसी वजह से उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और इसी जाने की व्यवस्था को दोस्तों हम हिजरत के नाम से जानते हैं। और इसी 622 ईस्वी से ही जो है हिजरी वर्ष यानी इस्लामिक कैलेंडर हिजरी वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का छोड़कर मदीना जाने की यात्रा कहलाती है। तो मदीना जाने की यात्रा हिजरा यानी हिजरी, यहीं से हिजरी वर्ष की शुरुआत भी होती है। मोहम्मद साहब का ध्यान कब होता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का ध्यान 632 ईस्वी में होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब जो है भाषा और संस्कृति दृष्टि से क्या थे, तो वो अरबी थे। ठीक है। नेक्स्ट, किसी धर्म के जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक शर्त होती है। तो किसी भी धर्म को जीवित रहने के लिए दोस्तों जो है उपरोक्त सभी शर्त आवश्यक, यानी उस पर विश्वास करने वालों को जीवित रहना होना चाहिए, इन लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना, और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना, यानी उपरोक्त सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित तीसरा खलीफा था जिसकी हत्या कर दी गई। तो तीसरे खलीफा की अगर हम बात करें तो तीसरे खलीफा थे दोस्तों अबू उस्मान, जी हाँ, जिनकी हत्या कर दी गई थी। तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या कब होती है। तो 656 ईस्वी में। उस्मान की मृत्यु के बाद खलीफा बना तो बने अली, और अली चौथे खलीफा अली के शासनकाल में दोस्तों इस्लाम को दो भागों में विभाजन हो जाता है, जिसे सिया और सुन्नी के नाम से हम जानते हैं। और अली जो है प्रथम युद्ध इनके नाम से मशहूर ऊँट की लड़ाई कहते हैं। यहाँ इस युद्ध में इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। खलीफा अली की हत्या हुई थी। तो खलीफा अली की हत्या जो है कूफा की एक मस्जिद में की गई थी। जी हाँ, खलीफा अली की जो हत्या कूफा की एक मस्जिद में की गई थी। पहले उम्मद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी बनाया। तो पहले उम्मद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी बनाया था दमिश्क को। ठीक है, तो उम्मद वंश की स्थापना किसने की थी, मुआविया ने की थी। 661 ईस्वी में उम्मद वंश की स्थापना मुआविया द्वारा की गई थी। और ये जो उम्मद वंश था दोस्तों 750 ईस्वी तक था, जिसके बाद में दावा नामक आंदोलन के माध्यम से इसे उम्मद वंश को उखाड़ फेंका गया, और अब्बासी क्रांति की शुरुआत भी यहीं से होती है। अली जी और मोहम्मद की पत्नी आयशा की विरुद्ध लड़ाई कहलाती है, तो उसे ऊँट की लड़ाई कहते हैं। अली की दूसरी लड़ाई कहलाती है दोस्तों सिफ़िन, उत्तरी मेसोपोटामिया में। ठीक, पैगंबर मोहम्मद साहब की स्वर्ग की ओर यात्रा मिराज से जुड़ा स्मारक है, वो है दोस्तों डोम ऑफ रोक, जिसे
मलिक उल अब्द ने बनाया था। जी हाँ, डोम ऑफ रॉक। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें अब्बासी किसके वंशज थे, तो अब्बासी मोहम्मद साहब के चचा के वंशज थे। 750 ईस्वी में जो है उमर वंश की का स्थान अब्बासी खलीफा ने लिया था। और डोम ऑफ रॉक का निर्माण जो करवाया था वो अब्दुल अल मलिक ने, किसने कराया था? अब्दुल अल मलिक ने। ठीक है। दावा अब्द अल मलिक का संबंध था उम्मद वंश से। ठीक है। खिलाफत में चलने वाला सोने का सिक्का था, तो खिलाफत में चलने वाला सोने का सिक्का था 200 दिनार। बुहावी बगदाद के शासकों द्वारा धारण की गई उपाधि थी शहंशाह। निसापुर के महत्व को दर्शाने वाला तथ्य है, तो यह सल्जुक तुर्कों की पहली राजधानी थी। यह फारसी इस्लामी शिक्षा के केंद्र था। यह उमर खयाम का जन्म स्थान था। यानी उपरोक्त सभी सही है इसके। तुगरी क्वेश्चन क्या है? तुगरिल बेग था, तो तुगरिल बेग दोस्तों एक सल्जुक तुर्क था। तुगरिल बेग तथा उसके भाई ने खुरासान को जीता था 1037 ईस्वी में। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, तो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है इंजील अथवा न्यू टेस्टामेंट। जी हाँ, इंजील और न्यू टेस्टामेंट। धर्म युद्धों में विजय पाने वाले पश्चिमी देशों के नागरिक कहलाते हैं फ्रैंक। खलीफाओं द्वारा किए गए धर्मांतरण का प्रभाव था राजस्व में कमी। खलीफाओं द्वारा नए शहरों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो खलीफाओं द्वारा नए शहरों का उद्देश्य था अरब सैनिकों को बसाना। खलीफाओं द्वारा बसाया गया फौजी शहर था कूफा, बसरा, काहिरा, यानी उपरोक्त सभी। उमर खयाम ने लोकप्रिय बनाया, तो उमर खयाम ने दोस्तों रुबाई को जो है लोकप्रिय बनाया था। रुबाई की अगर हम बात करें दोस्तों, ये एक प्रकार का चार जो दो जो है लाने वाला एक छंद था, इसे रुबाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस्लामी जगत में सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी, तो इस्लामी जगत में सामूहिक नमाज जो पढ़ी जाती थी वो पढ़ी जाती है मस्जिद अल जामी में। कलीला व मिदना में दी गई है, तो जानवरों की कहानियाँ। जी हाँ, जानवरों की कहानियाँ। 7वीं शताब्दी तक इस्लामी इतिहास में मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण पहलू था धर्म, समुदाय, राजनीति, यानी उपरोक्त सभी। मिस्र की पुरानी राजधानी जो है फुस्तात है और आधुनिक जो है काहिरा है। फातमियों ने अपनी राजधानी बनाया, तो फातमियों ने अपनी राजधानी बनाया था काहिरा को। धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया गया 1291 में। आप सभी को पता है दोस्तों 3 धर्म युद्ध होते हैं। पहले की अगर बात करें तो 1098 से 99 तक चलता है। दूसरा 1145, तीसरा 1189। जहाँ 3 धर्म युद्ध, 3 धर्म युद्ध से जो आज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। अगर इसके अलावा अगर हम और क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जैसे प्रथम धर्म युद्ध कब होता है? तो जो प्रथम धर्म युद्ध होता है वो 1098 से 99 तक होता है। दूसरा होता है दोस्तों 1145 से 49 तक होता है। तीसरा 1189 में होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 1000 माफ़ कीजिएगा, इस्लामी देशों में बाजार के लेन देन के लिए सिक्के निम्न धातु के बनाए जाते थे, तो सोने के भी, तांबे के भी, चांदी के भी। 1001 रातें कहानियों का संबंध है अलिफ लैला। यह अलिफ लैला व लैला से संबंधित 1001 रातें की कहानियाँ। इसके अलावा दोस्तों जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को संदेश कौन लेकर आता था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब को संदेश लेकर आते जिब्रील। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाई इस्माइल पैगंबर मोहम्मद की किसके वंश है? तो इस्माइल जो है पैगंबर मोहम्मद बेटी फातिमा के वंशज थे। ठीक। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुर्की लोग जो है किस कबीले थे? तो वो खान अब्दोस कबाइली थे तुर्की लोग। तो और अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन अगर इससे पूछा जा सकता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इब्न सीना क्या था? जी हाँ, कौन क्या? इब्न सीना। इब्न सीना क्या था? तो इब्न सीना दोस्तों एक चिकित्सक था, दार्शनिक था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से उमर खयाम के बारे में पूछा जा सकता है। तो उमर खयाम एक कवि था, एक गणितज्ञ था, एक खगोल शास्त्री था। और उमर खयाम ने ही जो है रुबाई को लोकप्रिय बनाया था दोस्तों। ठीक है। अगर इसके अलावा जो क्वेश्चन देखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछने की जो है संभावना ज़्यादा है, और क्योंकि हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट यानी हम कहें तो हर चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे थे। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता भाई काबा क्यों फेमस था, काबा क्यों प्रसिद्ध था? तो काबा जो फेमस था क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर ये व्यापारिक नगर पर स्थित था। ठीक है।
और यहाँ पर जो बात करें तो ये इस्लाम जगत का सबसे प्रमुख माना जाता था। ये इसमें फेमस की वजह से क्वेश्चन जो पवित्र पूछे जा सकता है। जैसे अगर काबा के बारे में पूछता है कि भाई बताइए कि काबा क्या है, तो काबा मक्का में से घना का ढांचा है और ये मक्का का मुख्य पवित्र स्थल भी था, ठीक है। और मक्का के बाहर कबीले भी काबा के जो है उसको पवित्र मानते थे। और काबा में हर वर्ष जो है धार्मिक यात्रा यहीं हज भी होती है। क्लियर। इसके अलावा इस्लाम के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम के संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद साहब। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों वह है कि बद्दू कौन थे? तो जो सऊदी अरब के जो जनजाति लोग थे, आप कह सकते हैं जो वहाँ के लोग थे, उन्हें बद्दुइन के नाम से जाना जाता है। वहाँ की जाति जो बद्दू थी वहाँ के लोगों को जाना जाता है। खिलाफत संस्था का उद्देश्य क्या था? इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खिलाफत संस्था के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों उम्मा के कबीलों पर नियंत्रण बनाए रखना था और राज्य के लिए संसाधन जुटाना था खिलाफत, ठीक है। इसके जो खिलाफत की शुरुआत कब होती है? 750 ईस्वी में उम्मद वंश की स्थापना के बाद, ठीक है। उम्मद वंश की स्थापना कब होती है? 661 ईस्वी, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों चौथे खलीफा थे, 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इन 4 खलीफाओं में से दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हिजरी वर्ष की शुरुआत होती है 622 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडर वर्ष यानी जो हिजरी वर्ष है वो चंद्र वर्ष पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिजरी वर्ष नौरोज से शुरुआत होती है, हिजरी वर्ष कैलेंडर वर्ष है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों तो आपके से धर्म युद्ध क्या थे? धर्म युद्ध मैंने आपको बता दिया जी कि जो है पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों ने मुसलमानों से अपने धर्म से मुक्त कराने के लिए और उनके साथ जो युद्ध किए थे इसे ही धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे जानवर कहानियाँ किस में है, किस पुस्तक में है? तो कलीला व दीमना में है जानवर कहानियाँ है। वीर साहसियों की कहानी किस में दी गई है? तो अल सिकंदर और सिंदाबाद में दी गई है। 1000 रातें जिसमें विभिन्न मनुष्यों का चित्रण, शिक्षा देना और मनोरंजन करना शामिल है, वो कंजूसों किस्से, ठीक, इसमें 1000 रातें में है। और शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी ने, है ना। शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी ने, ठीक है, फिरदौसी। तो इधर से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते दोस्तों। इसी के अलावा अगर अल कानून फिल तिल अथवा चिकित्सा सिद्धांत तो मानो इब्न सीना ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट जो और है उसमें अगर देखें तो वो इस्लामिक कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इस्लाम को अपनाने के लिए किन 5 चीज़ों का पालन करना पड़े, जैसे रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज की यात्रा करना, झूठ ना बोलना। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। और पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मोहम्मद की जो शादी किसी थी वो खदीजा किसी थी, खदीजा, जी हाँ, खदीजा से हुई थी 595 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब्बासी शासन की राजधानी कौन सी बनी? तो अब्बासी शासन की राजधानी दोस्तों बगदाद, ठीक है, बगदाद जो है अब्बासी शासन की राजधानी बनती है। और उमैयद वंश ने किसको राजधानी बनाया? तो उमैयद वंश ने दोस्तों दमिश्क को राजधानी बनाया था, ठीक है। इस तरह से मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा किया। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 3 वर्ग। यहाँ 3 वर्ग से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 3 वर्ग बदलती परंपराएं, इसके चैप्टर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सामंतवाद। सामंतवाद शब्द निम्न जर्मन शब्द से लिया गया है। तो सामंतवाद जो है दोस्तों वो जर्मन शब्द फ्यूड से लिया गया है जिसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। ये क्या अर्थ है इसका? भूमि का एक टुकड़ा, फ्यूड से लिया गया है सामंतवाद। फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव निम्न प्रथा के कारण था। तो फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव जो जिस प्रथा के साथ था उस प्रथा को दोस्तों वैसलेज प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसलेज प्रथा, ठीक। इसके अलावा सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग लॉर्ड का घर कहलाता था। तो सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग या लॉर्ड का घर मेनर कहलाता था, ठीक है, मेनर कहलाता था। आप कह सकते हैं मेनर क्या होती थी? तो मेनर दोस्तों एक प्रकार की उपजाऊ भूमि होती थी, ठीक है।
और मेनर के मध्य लॉर्ड अथवा सामंत अपना महल बनाते थे। नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से मिलती थी फीस। नाइट को जो है अपनी सेवाओं के बदले मिला करती थी फीस। जैसे एग्जाम्पल के लिए लॉर्ड राजा से प्राप्त भूमि का एक भाग नाइट को देता था और इसी भूभाग को फीस कहा जाता था। ठीक। सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का वर्ग कहलाता है, तो सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का वर्ग कहलाता है वह नाइट्स। चर्च द्वारा कृषक से लिया जाने वाला वार्षिक कर टीथ क्या है? तो उपज का 10वां भाग है। जो चर्च द्वारा कृषक से लिया जाने वाला वार्षिक कर टीथ उपज का 10वां भाग है। 529 ईस्वी में इटली में स्थापित मठ था। तो 529 में इटली में जो मठ स्थापित किया था वो था सेंट बेनेडिक्ट। बरगंडी का प्रसिद्ध मठ 910 में स्थापित किया गया था, उस मठ का नाम है कुलूनी। ठीक है। भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में रहना पसंद नहीं करते थे क्या कहलाए? उन्हें फ्रायर कहा गया। ठीक। इसके अलावा तीसरे सामंती वर्ग में शामिल थे, तो तीसरे सामंत वर्ग में शामिल थे किसान। अगर हम बात करें जो 3 वर्ग में, सबसे पहले थे ईसाई पादरी, फिर दूसरे थे भूमिधारक और अभिजात वर्ग, और तीसरे थे किसान। कृषिदास अथवा बंधक किसान कहलाते थे। तो कृषिदास अथवा जो बंधक किसान होते थे उन्हें सर्फ कहा जाता था। राजा द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर टैली से मुक्त थे किसान या पादरी। तो राजा द्वारा लगाए जाने वाले टैली से कौन लोग मुक्त थे? ठीक है। तो टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था दोस्तों, जो राजा कृषकों पर लगाता था, और इससे मुक्त कौन था? तो इससे दोस्तों पादरी मुक्त थे। ठीक है। टैली से पादरी मुक्त थे। टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो राजा कृषकों पर लगाते थे। ठीक है। सामंती काल में प्रत्येक शिल्प या उद्योग का संगठन कहलाता था। तो सामंती काल में प्रत्येक शिल्प या उद्योग का संगठन कहलाता था श्रेणी या गिल्ड। फ्रांस के बड़े चर्च कहलाते थे कैथीड्रल। क्या कहलाते थे? बड़े चर्च कैथीड्रल कहलाते थे। नेक्स्ट, कृषकों ने विद्रोह किया। तो कृषकों ने विद्रोह कर दिया। 1323 फ्लैंडर्स, 1358 फ्रांस, 1381 इंग्लैंड, उपरोक्त सभी। फ्रांस का बालक शासक था। तो फ्रांस का जो बालक शासक था दोस्तों वो लुई, ठीक है, ये था। ठीक। 13वां, वर्तमान में इंग्लैंड में प्रशासनिक प्रणाली है। तो वर्तमान में अगर इंग्लैंड की प्रशासनिक प्रणाली की बात करें तो वहाँ पर जो प्रशासनिक प्रणाली है दोस्तों वो है आपका प्रजातंत्र। ठीक है। लोकतंत्र की बात करते हैं जो वहाँ की प्रशासनिक प्रणाली है। अब इसके अलावा जो है दोस्तों इस चैप्टर से और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लें तो आपसे पैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि विलियम प्रथम ने इंग्लैंड पर कब कब्जा किया? तो विलियम प्रथम द्वारा इंग्लैंड पर 11वीं शताब्दी में कब कब्जा किया गया? 11वीं शताब्दी में। और इंग्लैंड के राजा सैक्सन को हराकर, इंग्लैंड के राजा सैक्सन को हराकर जो है विलियम प्रथम ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और कृषिदास जो है कैसे अब जो स्वतंत्र नागरिक बन सकते थे? तो कृषिदास स्वतंत्र नागरिक बन सकते थे यदि वह अपने मालिक से 1 साल 1 महीने तक छुप जाएं और छिपे रहने में सफल हो जाते थे। 1 साल 1 महीने अगर वो छुपे रह सफल हो जाते थे तो वो किसी जो वो स्वतंत्र नागरिक बन सकते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चर्च जो है शक्तिशाली की बात करें तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के शासकों में जो है ना सैनिक तथा वित्तीय शक्ति में वृद्धि की गई और इससे उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया था दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों कैथोलिक चर्च है ना, कैथोलिक चर्च तो कैथोलिक चर्च एक स्वतंत्र संस्था थी और उसके अपने एक अलग नियम भी था और उसके पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी और जिसमें कर उगा सकता था। और रोमन साम्राज्य का एक शहर दोस्तों, रोमन साम्राज्य का एक शहर था, एक में माफ़ कीजिएगा, रोमन साम्राज्य का एक शहर था गौल। ठीक है। रोमन साम्राज्य का एक शहर था गौल जो आगे चलकर क्या बना? फ्रांस कहलाया। ये क्या बन गया? फ्रांस। रोमन साम्राज्य का एक शहर था गौल जो आगे चलकर फ्रांस बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? फ्रांस। इसी तरह से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाइकिंग या आप वाइकिंग लोग या आप कह सकते हैं स्कैंडिनेविया। ठीक है। स्कैंडिनेविया वे लोग कौन कौन से थे? तो वे लोग थे दोस्तों इसमें नॉर्वे, ठीक है,
स्वीडन, ठीक, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसके अलावा दोस्तों आइसलैंड। तो ये वो राष्ट्र थे जिन्हें वाइकिंग कहा गया है या स्कैंडिनेविया कहा गया है, ठीक। और अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जा सके तो दोस्तों 9वीं शताब्दी में यूरोप के काल को किस काल के नाम से जानते हैं? तो 9वीं शताब्दी में यूरोपीय काल को दोस्तों युद्ध का काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? युद्ध का काल। क्या कहा जाता है? युद्धों का काल, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा युद्ध हुए थे। और इसी 9वीं शताब्दी में ही दोस्तों युद्ध के काल में ही यूरोप में एक नई संस्था का उदय होता है जिसे हम नाइट वर्क कहते हैं। घुड़सवारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसी घुड़सवारों की आवश्यकताओं को नाइट वर्क ने पूरा किया था, ठीक है। और मध्यकालीन मठों में भिक्षु भी रहते थे और वे धार्मिक कार्य करने के साथ साथ जो है कृषि कार्य भी करते थे और इससे उन्हें कला को भी प्रोत्साहन मिला था दोस्तों, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम जो बात करें जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, तो जैसे मान लेते हैं कि 3 वर्ग कौन कौन से थे, तो आपको पता होना चाहिए ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग, ठीक है। यही 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के लोग को इसी 3 वर्ग में बांटा गया था। और मध्यकाल किसे कहा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो भाई मध्यकाल किसे कहा जाता है? तो 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के काल को हम क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मध्यकाल कहा जाता है। यानी 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल कहा जाता था। अब मध्यकाल की विशेषता क्या थी? जैसे मध्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी दोस्तों, चर्च बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और इसी काल में जो है सामंतवाद का उदय हुआ था और मध्यकाल में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। तो मध्यकाल में कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं थी और इसलिए मध्यकाल को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो मध्यकाल को अंधकार युग, क्या कहते हैं? अंधकार युग भी कहा जाता है। तो मध्यकाल को अंधकार युग भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखना। तो विशेषता मैंने बता दी, मध्यकाल को क्या कहते हैं? अंधकार युग भी कहा जाता है। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाने पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। इसके अलावा अभिजात वर्ग की विशेषता भी आपसे पूछ सकता भाई, कथन दे सकता है कि अभिजात वर्ग की विशेषता क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो अगर हम अभिजात वर्ग की बात करें तो फ्रांस के जो अभिजात वर्ग थे उनका जो है अपनी संपदा पर स्थायी रूप से जो है पूर्ण नियंत्रण होता था। और वे अपना जो है अगर हम बात करें पूर्ण नियंत्रण, जो उनका पूर्ण नियंत्रण होता, यानी पूरा नियंत्रण होता था, पूरा नियंत्रण। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों पूर्ण नियंत्रण के अलावा, तो वो स्थायी रूप से जो है वह अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते, यानी अपना स्वयं का न्यायाधीश या न्यायालय लगा सकते थे। यहाँ तक कि भी वो अपनी मुद्रा भी, जो सामंतवाद थे दोस्तों, जो वो अभिजात वर्ग जो अपनी मुद्रा भी जारी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अपनी मुद्रा भी जारी कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात फीप क्या थी, फीप को मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो लॉर्ड जो है नाइट को भूमि का एक भाग देता था और इसी भूभाग को फीप कहते थे। और नाइट जो है फीप के बदले लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन देता था। ध्यान रखना, लॉर्ड नाइट को भूमि का एक भाग देता था, इसी भूभाग को फीप कहते थे और नाइट फीप के बदले लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन भी देता था दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जैसे जनसंख्या की स्तर की बात करें दोस्तों, 13वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो बेहतर आहार और से जीवन की अवधि लंबी हो गई थी और 13वीं शताब्दी में एक औसत यूरोपीय जो है 8वीं शताब्दी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। तो 13वीं शताब्दी की जो बात है, यूरोप में जनसंख्या की वृद्धि भी लगातार होती गई। क्लियर। और अगर हम बात करें दोस्तों टीथ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो चर्च को कृषक से एक वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था और इसे ही टीथ कहा जाता था। कैथोलिक चर्च की आय के स्रोत भी पूछ सकता है, आप पूछ सकते भाई आय के स्रोत में कौन सा कथन सत्य है? तो किसानों से मिलने वाला टीथ ये आय, चर्च का आय का साधन था और धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान भी चर्च की आय का साधन हुआ करता था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो ईश्वर के लिए भी लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्लियर। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता भाई विलियम प्रथम कौन था? तो विलियम प्रथम जो है नॉर्मंडी का ड्यूक था। कौन था विलियम प्रथम?
तो विलियम प्रथम नॉरमंडी का ड्यूक, ठीक है, ड्यूक था। तो विलियम प्रथम जो है नॉरमंडी का ड्यूक था, जो ड्यूक गाड़ी आती है, ड्यूक था दोस्तों, ठीक है। और इसने क्या किया कि 11वीं शताब्दी में उसने एक सेना लेकर इंग्लिश चैनल को पार कर लिया। तो विलियम प्रथम ने क्या किया दोस्तों, 11वीं शताब्दी में एक सेना लेकर इंग्लिश चैनल को पार किया और इंग्लैंड के राजा थे उसमें सैक्सन को हराकर इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया। क्लियर, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और फ्रांस के कैथेड्रल नगर क्या थे, जैसे मैंने आपको बता दिया भाई कैथेड्रल नगर क्या थे। तो फ्रांस में क्या था, बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े चर्च है ना, बड़े बड़े चर्च, ठीक है, बड़े बड़े जो बड़े चर्च मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से। तो बड़े बड़े चर्च का निर्माण हुआ था जिन्हें कैथेड्रल कहते थे। और समय बीतने पर इन चर्चों के चारों ओर जो है नगरों में विकास हुआ और इन्हीं नगरों को बाद में कैथेड्रल नगर के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसके बाद 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के यूरोपीय शासकों को नए शासक क्यों कहा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में यूरोप के शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति की वृद्धि की और इस प्रकार उन्हें शक्तिशाली राज्य स्थापित किया जो आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकारों ने उन्हें नए शासक कहा दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस में स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ। तो जो फ्रांस में स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था 1614 में, 1614 ईस्वी में फ्रांस में स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था। और लुई 13वें द्वारा किसी द्वारा बुलाया गया था, लुई 13वें द्वारा, जहाँ लुई 13वें द्वारा जो है स्टेट जनरल का अधिवेशन 1614 में बुलाया गया। और इसके 3 सदन थे जो समाज के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। और उसके पश्चात जो है 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति नहीं बांटना चाहते थे। तो फ्रांस में जो स्टेट जनरल का जो अधिवेशन था 1614 ईस्वी में लुई 13वें ने बुलाया था। और बाद में दोस्तों अगर बात करो 1789 तक कोई भी जनरल असेंबली नहीं बुलाई गई, ठीक। और क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, सर्फ मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो फ्रांस में सर्फ अर्थात कृषि होती थी, दास लाडू भूमि पर कृषि करते थे, ठीक है। रोम के दास भी यहाँ से क्वेश्चन, नाइट की अगर हम बात करें तो नाइट से भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है दोस्तों। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कि मध्यकाल में राजधानी की बात करें तो दोस्तों पूर्वी भाग में बेजेंटाइन साम्राज्य स्थापित था और जिसकी राजधानी कौन थी, कुस्तुतुनिया थी। किसकी राजधानी, मध्य पूर्वी भाग में बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुतुनिया थी। मेनर, सर्फ, नाइट, ये सब बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना पेपर में। दोस्तों ये वीडियो आपको एंड तक देखने को, अगर आपने एंड तक वीडियो देख लिया दोस्तों तो आप सही से अच्छे से 100% कहना के नंबर लाने में सफल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चित्र से अगर क्वेश्चन आए तो इसी चैप्टर से आपके चित्र से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ दोस्तों आज जो हर छात्र उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।